कोरोना मुतासरीन की तादाद में बड़े पैमाने पर इजाफे के पेश नजर सूबाई इंतजामिया ने 8 अगस्त तक वादी कश्मीर में दोबारा सख्त तरीन पाबंदियां और बंदिशें आयद कर दी है, जिसके नतीजे में शहर और देहात में मामूलाती जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। जिला तरक्याती कमीशन श्रीनगर की जानिब से पीर की शाम 5 अगस्त की शाम तक श्रीनगर जिले में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान कर दिया गया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि ये जो पूरा कदम उठाया गया है ये इंटेलिजेंस इनपुट आने के बाद और सूरत हाल को मामूल पर रखने के लिए ही किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं और हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं रविंदर शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। कांग्रेस के स्टेट स्पोक्स पर्सन है और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नजर रखते हैं। रविंदर जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 1 साल मुकम्मल हो रहा है जी 5 अगस्त के डिसीजन को और उसके बाद सिचुएशन जो है वो आपके सामने। आज दोबारा कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। बीजेपी ने जश्न की भी बात कही थी। एज अ प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के 1 साल को कैसे आप देखेंगे और इस नए डिसीजन को, नए सिरे से कर्फ्यू इंपोज करने को कैसे आप देखेंगे? देखिए 5 अगस्त 2019 से ही कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हमारा स्टैंड नोन है कि आपने जो कदम उठाया ये जमहूरी और संवैधानिक नहीं है और गैर संवैधानिक, आर्बिट्रेरी और यूनिलैटरल फैसला था कि आपने जम्मू कश्मीर जैसी खूबसूरत रियासत को, जो कि एक विचित्र रियासत है जिसको हम मिनी हिंदुस्तान कहते थे, कि यहाँ मिक्स कल्चर और मिक्स हमारा जो सभ्यता है उसकी आइडेंटिटी और पहचान को खत्म कर दिया और लोगों को कैद करके, पाबंद करके, बंद करके आप लोगों ने पार्लियामेंट में कानून बना करके बदलाव कर दिया। और जो दावे किए थे कि उससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उससे अलगाववाद खत्म हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में करप्शन खत्म हो जाएगी, जहां एम्प्लॉयमेंट के फ्लड गेट खुल जाएंगे, डेवलपमेंट के फ्लड गेट खुल जाएंगे। 1 साल में वैसा तो कुछ हुआ नहीं और 1 साल में लोगों की मायूसी बढ़ी है। जम्मू कश्मीर के लोग भारतवर्ष के कालवी नागरिक थे, आज भी नागरिक है, काल भी रहेगा। जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट था, है और रहेगा। ये हमारे JNK के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी लिखा था। हम ये पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, बदला क्या? बदला ये कि आप जब पहली वर्षी आ रही है तब भी आपको कर्फ्यू 1 दिन पहले नाफिज करना पड़ा कि कोई आवाज बुलंद ना हो सके और इसलिए आप लोगों की आवाज दबा करके और सिर्फ आप अजीत डोवाल साहब तो कुछ महीनों के बाद ही आए थे और कश्मीर के 2-4 जगह जा करके टाउनशिप में ये दिखाना चाहते थे कि सारा कश्मीर खुश है। ये तो चंद कश्मीर के नेता जो हैं वो नाराज हो सकते हैं। उन्होंने ये बताया था कि ये सारा कश्मीर खुश है, तो अगर खुश है तो 1 दिन पहले ही कर्फ्यू नाफिज और 1 साल के बाद भी लोगों ने रिकंसाइल नहीं किया। और जहां पे लोगों को लगता था, जम्मू सूबे में जो लोग सोचते थे कि पता नहीं इससे कितना बड़ा बदलाव होने वाला है और इससे कितना बड़ा फायदा होने वाला है, आज वहां भी मायूसी है और लोग यहाँ भी बहुत शुक्रिया रविंदर जी 1 साल पर लेखकों का बताने के लिए कि किस तरीके की पॉलिटिकल सिचुएशन। हमारे साथ सुनील पंडिता जी भी ज्वाइन कर चुके हैं कि लोकल कश्मीरी हैं जिन्होंने माइग्रेट किया 90s में और कश्मीर के साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कैसे देखते हैं आज के दिन को, क्योंकि आज दोबारा कर्फ्यू इंपोज किया गया है, 370 खत्म, 35 से खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट ऑफ सब कुछ है और नए सरे से स्टेट को चलाने की कोशिशें हो रही है, जिनमें एक बड़ी बात यह भी थी कि कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स की बाजाबादकारी का मामला सरफहरिस्त है और ये सारी डिसीजंस के पीछे यह भी कहा जा रहा था कि जो ये एलिनेशन है इसको खत्म कर देना है। सर सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि 370 हटाने के बाद तो हमें नुकसान ही हुआ हर एक चीज में मतलब थोड़ा सा जो है ना, मैं अलग हटके आपसे बोल रहा हूँ। अभी जो हमारे पास जो एक सिम हुआ करता था प्रीपेड और पोस्ट पेड, वो आज की डेट में भी वहीं के वहीं है। 370 हटने से पहले भी वही पोजीशन थी, 370 हटने के बाद भी। अगर ये अच्छी चीज आई है इस समय देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में, मुझे बताइए इनको क्यों कर्फ्यू करना पड़ा? क्यों करना पड़ा? अगर ये अच्छी बात हुई, अगर ये अच्छी चीज आई हम लोगों के लिए, कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी फेल है। आज से नहीं 30 साल से ये लोग खाली जो है अपनी कुर्सी के चक्कर में पिट रहे हैं, डोल पिट रहे हैं। मुझे बताए पूरे देश में बता रहे हैं इस समय कि 370 हटाया, कश्मीर के हालात ठीक हो गए। मुझे बताए कहीं पर भी ठीक हुआ तो? कहीं पर भी ठीक हुआ तो? हम कश्मीरी पंडित 30 साल से इंतजार में ये थे कि अब जो है बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, अब हमें घर वापसी होगी। लेकिन 7 साल से इन्होंने एक भी ईंट लगाई, कहीं भी इन्होंने एक भी एम्प्लॉयमेंट एक्स्ट्रा की। जो भी कुछ है पुराना ही है। अब वो छोड़ दीजिए, जहां पर हम आज के डेट में विस्थापित है, जिस जगह पर हम आज के डेट में है, जगती की बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक हॉस्पिटल है, आपके चैनल ने भी वो कहीं बार चलाया, सफेद हाथी की तरह है वो।
और जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितनी भी स्कीमें है कश्मीरी पंडित के ऊपर जो एक भी लागू नहीं की जाती है। जितने भी आज के डेट में लैंड ग्रैब्स है कश्मीर में, क्या एक भी इन्होंने निकाली? ये खाली जो है सर जुमलेबाजी है, बोलते रहते हैं। देखिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लिंक नहीं रख रहा हूँ, मतलब ये लोग फिर जो है बोलते हैं कि भाई ये लोग पता नहीं किसी अपोजिशन पार्टी से, मैं किसी पार्टी से लिंक नहीं करता हूँ। मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि जिन्होंने मुझे 30 साल से दुख किया, मैं अगर आज की डेट में बोलता हूँ कि अगर मेरी बर्बादी है रीजन ऑफ बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री, अगर ये नेता लोग हमारे सही हो जाते तो कश्मीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि कश्मीर में हमारा वो माहौल हुआ करता था जहां पर अगर मेरी बहन बाहर होती तो मुसलमान भाई उसको साथ लेके जाता, चलो बहन मैं आ जाता हूँ आपके साथ, चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अगर मुसलमान लड़की होती थी तो हिंदू उसके साथ जाता था, चलो बहन मैं आपके घर छोड़ देता हूँ। लेकिन इन पॉलिटिशियनों ने ऐसी जहर खोली है कि बात ही नहीं है। और इसके साथ साथ ही कश्मीरी पंडित कुछ लीडर जो है जो आउटसाइड इंडिया है, मुझे नहीं लगता है कि उनको पता है कि टंटू में क्या हुआ था, टंटू के बाद क्या हुआ, आज तक क्या हुआ, उनको कोई फिक्र नहीं है। लेकिन टीवी डिबेट में आने के बाद लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बन रहा है। जो आज के डेट में कश्मीर में, मतलब हम लोग तो खुद चाहते हैं कि कश्मीर की जो मुसलमान है वो हिंदू के साथ जुड़े, हिंदू जो है मुसलमान के साथ जुड़े, लेकिन ये जो हमारे जो नेता लोग हैं वो लोग नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। अगर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 8 साल पहले मैंने बताया था कि जगती में एक 2500 सोल है वहां पर, आप वहां पर एक इलेक्शन कीजिए वार्ड या पंचायत टाइप का, क्यों नहीं करा पाए? क्योंकि जितने भी बाहर के लोग हैं, जितने भी हमारे सो कॉल्ड एजेंसीज है, जितने भी सो कॉल्ड मतलब जो हमारे जो एनजीओज है जो भी चल रहे हैं, उनके दुकानें बंद हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की सिंसियरिटी नहीं हम पर, हम लोगों को खाली। चलिए बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो कश्मीरी पंडित की आवाज थी जनाब जो आप सुन रहे थे। अब जरा चलते हैं सीधे बीजेपी खीमे में, और हमारे साथ रमेश अरोड़ा साहब बीजेपी के सीनियर लीडर हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की दागदेल डालने और बीजेपी को आगे बढ़ाने में एक कलीदी रोल इनका है जी। रमेश अरोड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज 1 साल होने को जा रहा है। कल जब पार्लियामेंट के अंदर उस मसवदे कानून को रखा गया जिसके तहत जम्मू कश्मीर स्टेट यूनियन टेरिटरी बनी, 2 हिस्सों में तकसीम हुई, 1 साल के मुकम्मल होने पर हम सुन रहे थे कि बीजेपी की तरफ से बड़ी तकरीबों का एहतमाम किया जाएगा जी, जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन जश्न से पहले श्रीनगर और श्रीनगर समेत दीगर जिलों की जो सिचुएशन है वो कुछ अलग से मनाजिर दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन को आप देख रहे हैं, और ये जो कश्मीरी पंडितों की ग्रीवेंस अभी भी है, इसे आप कितना जेन्युइन मान रहे हैं? गौहर जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बधाई देता हूँ इस टॉपिक के लिए। लेकिन मेरा ये मानना है ये 370 और उसमें प्रोविजन 370 के अंदर ही 35A का प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अंदर जो ऐड हुआ था। मुझे लगता है कि इन दोनों के बाद एक बात तो समझनी होगी कि एक सारे देश का एकीकरण जो पेंडिंग था जम्मू कश्मीर का प्रॉपर, वो लीगल ढंग से कर दिया गया, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान को बाकियों को जो परेशानी का सामना करना पड़ा और जिस ढंग से वो आज तक तड़प रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे हमें रिफ्लेक्ट होता है कि कितना उनके मन में या कितना उनके दिमाग के ऊपर या उनके पॉलिटिक्स के अंदर या बाकी चीजों के ऊपर कितना दबाव रहा होगा कि आज तक वो इंटरनेशनल लेवल पे चिल्ला रहे हैं। मुझे लगता है जो यहाँ के आपने शब्द कहा कि कश्मीर के भाई जो बोल रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो कश्मीर के सेंटिमेंट्स को या कश्मीरी सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका कारण ये है कि नॉर्मल कोर्स पे हर व्यक्ति ने, कश्मीर के व्यक्ति ने इसको वेलकम किया है, चाहे वो हिंदू है। हाँ, मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर कुछ एक परसेंटेज जरूर ऐसी रही होगी, लेकिन बाई एंड लार्ज उन्होंने, क्योंकि मिलिटेंसी का इफेक्ट इतना ज्यादा था कि उसके अंदर वो खुल के वेलकम नहीं कर सके, लेकिन बाई एंड लार्ज चुप रहे। वो इनडायरेक्ट वे में एक सपोर्ट थी इस सारे इशू के ऊपर कि जब बाई एंड लार्ज चुप रहे। मिलिटेंसी की जहां तक बात लेते हैं, मुझे लगता है कि मिलिटेंसी का कोई ग्राफ जो है लगभग पिछले सारे स्टैंडर्ड के बाद एक सिक्योरिटी फोर्सेस को जो फ्री हैंड मिला, उसके बाद ग्राफ लगभग मोर देन 40% डाउन आया है। अब इस सारे के अंदर आखिर ये प्रोसेस है, ये सारे प्रोसेस के अंदर इस समय जो छोटी जो कम, मैं ये नहीं कहता कि 100% हर चीज बिल्कुल ठीक हो गई होगी, क्योंकि अभी ये ट्रांजेक्टरी फेज में कोरोना साथ के साथ जुड़ गया। उस सारे के अंदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज का फोकस बदल गया। दूसरा ये हुआ कि इस सारे के अंदर इलेक्शन प्रोसेस जो है, इलेक्टोरल प्रोसेस जब होगा, इलेक्टोरल गवर्नमेंट आएगी तो ये सारे इश्यूज को देख सकेगी। अभी ट्रांजेक्टरी फेज के कारण
ये सारी चीजें चल रही हैं। और ट्रांजैक्टरी फेज में ये प्रॉब्लम आने ही वाली है, कोई ऐसी नहीं है कि नहीं आएंगी। इतना बड़ा स्विच ओवर है, फ्रॉम स्टैंड का स्विच ओवर इतना बड़ा है। इतने स्विच ओवर के बाद इसी समय आप कंक्लूजन कोई निकाल के अगर बोलना शुरू कर दे कि देखिए जी हमारा ये अभी ये रिड्रेसल नहीं हुआ, हमें वापस नहीं गए। रमेश अरोड़ा साहब, आप कश्मीर आते जाते रहते हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं लोगों से भी वहां पर, और आप संगठन में बड़े इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पर कश्मीर में माने जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल जो इस वक्त है वो ये है कि 1 साल तो हो गया, कुछ घंटे बाकी है 1 साल होने में। 1 साल के बाद भी जश्न के नाम पर अगर कर्फ्यू इम्पोज होगा और ये कहा जाएगा कि इंटेलिजेंस इनपुट है कि प्रोटेस्ट होंगे जी, इंटेलिजेंस इनपुट है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा, तो फिर वो जो डिसीजन था उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस मंशा पर सवाल उठते हैं। नहीं, एक देखिए गौरव जी, आप एक मानो में आप ठीक कह रहे हैं कि 1 साल बाद ये सिचुएशन इम्प्रूव हुई है, लेकिन मैं एडमिट करता हूं कि 100% इम्प्रूव हुई है ये हम क्लेम भी नहीं करते और ना ऐसा क्लेम करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए सोच की एंगल बदल गया, लड़ाई का एंगल बदल गया। तीसरी सी बात, जो कश्मीर के माइग्रेंट हैं जिनको ये जो विस्थापित हुए थे, उनके बारे में सीरियसली एक प्लान, कॉलोनी जगह का प्लान किया जा रहा है सारा, उसको जहां कॉलोनी बनाने की बात चल रही है। प्रश्न ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर योजना में हम लोगों ने 6000 नौकरियां उनको लिए थी। 6000 भी कहाँ वो सारे फिल कर पाए। बीच में कुछ लोग गए, जाने के बाद वहां इन्होंने कहा नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, जबकि अंडरटेकिंग दे के गए हम श्रीनगर में काम करेंगे और हमें तो आप किश्तवाड़ में भेज दिए, जम्मू में भेज दिए। ऐसा कई तरह की डायमेंशन है इसके अंदर। ये कैमोफ्लेज करने की जो कोशिश है गलत है। 370-35A का टूटना बिल्कुल जेन्युइन था, उसी कारण इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने और बाकी देशों ने जिनके वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, जो यहाँ पे मिलिटेंसी चलाए रखना चाहते थे, आज उनको दिक्कत ही आ रही है। आज उनको बॉर्डर पे बार बार फायरिंग को वो लगातार करनी पड़ रही है, बार बार वायलेशन, सिर्फ इसलिए कि वो किसी ढंग से अपने मिलिटेंट यहाँ भेजने में स्नीक करने में भी कामयाब नहीं हो रहे। डेवलपमेंट की बात की, या फिर उसके साथ साथ आपने कहा कि अवाम के चुने हुए नुमाइंदे हैं वो जरूरी हैं इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, हर किसी को बात का मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्या मौजूदा जो सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, आप इसका आपकी बात का ये मतलब निकालें कि वो काम करने में पूरी तरह कामयाब नहीं रहा है? जो टारगेट था उसके हिसाब से, जो जनता की उमंगे थी, एहसास था, जो जज्बात थे उनके, वो समझने में नाकाम रही? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि समझने में नाकाम रहे या पूरी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ऐसा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की लिमिटेशन रहती है काम करने की। उस सीमाओं में जितनी ईमानदारी, जितनी मेहनत से वो कर सकते थे, उन्होंने काम किया, कर रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी जमीन पे दिखाई दे रहे हैं कि आज किसी भी ब्यूरोक्रेट को, पॉलिटिशियन को, किसी और को सेग्रीगेट नहीं किया जाता कि ये बड़ा है या छोटा है। जो एक्शन हो रहा है सब पर प्रॉपर्ली हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन, रूल ऑफ लॉ यहाँ चल रहा है। जहां तक डेवलपमेंट की बात कही, जब मैंने आपको फिर से लिंक कर रहा हूं कि भाई जो कोरोना और जो बाकी जो चीजें चल पड़ी, इसके कारण फोकस बदल गया। फोकस बदलने के कारण शायद अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो गई तो भी फोकस बदलता तो ये इसके रिजल्ट यही आने थे। इसलिए फोकस बदलने के कारण हुआ है। आने वाले टाइम में ये जैसे ही ये रमेश जी जरा ये बताइएगा कि कल बीजेपी का प्रोग्राम क्या है, क्योंकि 1 हफ्ते का प्रोग्राम जो है वो चॉकआउट किया गया, क्या क्या है रहेंगे कल से प्रोग्राम? कुल मिला के जगह जगह पर झंडे फहराना, दीपक माला करना, अलग अलग तरह के कार्यक्रम करना, कुल मिला के हर एक चौक पर, हर एक सभा पर इस तरह का प्रोग्राम तय किया गया है कि भाई लोग जो है वो उसको अपने ढंग से सेलिब्रेट करें। और आपको गौर जी मैं सच बताऊंगा कि लोगों का रिस्पांस जो है झंडे फहराने में, बाकी कामों में खुल के लोगों का रिस्पांस आ रहा है। एक तो पार्टी की तरफ इस काल है, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन लोगों का रिस्पांस सुमोटो सामने आ रहा है और मुझे लगता है कल लार्ज स्केल पर झंडे फहराए जाएंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जम्मू से ज्वाइन करके सिचुएशन को अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और भी बात करेंगे, लेकिन जरा ग्राउंड जीरो पर चलते हैं क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीनगर से हमारे सईद फारूकी श्रीनगर ब्यूरो से ज्वाइन किए हुए हैं और जहूर भी हमारे साथ बांडीपोरा से ज्वाइन किए हुए हैं। जहूर जरा पहले अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सूरत हाल है वहां पर, फिर जरा श्रीनगर भी चलते हैं। जहूर क्या तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अपडेट कीजिएगा क्या कुछ सिचुएशन है बांडीपोरा की।
जी गौर, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँ, बांडीपोरा में कल शाम देर गई एक ऑर्डर इजरा किया गया है। 48 आवर्स में फिर से लॉकडाउन रहेगा, जो आज से 4 तारीख से इम्प्लीमेंट रहेगा। और जो ओएस सामान्य डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा ने एक ऑर्डर जारी किया, कोई भी ना कोई निजी गाड़ी और ना कोई प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चल सकता है। जो भी इमरजेंसी सर्विस है खाली वही चल सकते हैं। और ये जो 48 आवर्स में एक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा बांडीपोरा में। अगर कोई इमरजेंसी कोई मेडिकल शॉप या कोई दुकानें खोल सकता है, लेकिन उसको पहले कोविड टेस्ट होना चाहिए और जो नेगेटिव कोविड टेस्ट होगा वही खोल सकता है। लेकिन अभी तक अगर हम देखेंगे पूरी जगह पे जगह नाकेबंदी लगाई गई है। पिछली लॉकडाउन की बात करें, आज थोड़ा मुझे लग रहा है ज्यादा ही जो रिस्ट्रिक्शन है बांडीपोरा में बढ़ा दी गई है। जो भी गाड़ी है या किसके पास है उसको भी पहले टेस्टिंग किया जा रहा है, कि उसको पूछताछ किया जा रहा है कि आपको कहाँ से आए, कहाँ से जाना है। तो उसके बाद उसको जहाँ से जाना जो आगे है मुकामात पे उसको वहाँ पे दिया जा रहा है। तो अभी तक अगर हम पूरे बांडीपोरा की बात करेंगे, कुल मिला के कंप्लीट लॉकडाउन है और किसी को बहुत शुक्रिया बहुत ज्वाइन करने के लिए और बताने के लिए। कंप्लीट लॉकडाउन है जी वहां पर, और आगे पीछे किसी को चलने की इजाजत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, श्रीनगर के अंदर कर्फ्यू है और 5 तारीख को पेश नजर इस कर्फ्यू 5 और ये जो है 2 दिन का कर्फ्यू रहेगा, 4 और 5 तारीख को ये कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लेकिन अगर हम आगे देखेंगे तो सिचुएशन जो है रेस्ट ऑफ कश्मीर प्रोविंस की, वहां पर कोविड-19 का हवाला देते हुए रेस्ट्रिक्शंस को नाफिज कर दिया। श्रीनगर चलते हैं जहां से हमारे साथ सईद फारूकी भी ज्वाइन कर चुके हैं। सईद, जरा अपडेट कीजिएगा अभी आसपास के एरियाज की क्या कुछ सिचुएशन है, कैसे आप ऑफिस तक पहुंचे हैं, क्या कुछ सिक्योरिटी ड्रिल है अभी श्रीनगर के अंदर? देखिए गौहर, अगर आज के हवाले से बात करें तो काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है। जहां श्रीनगर में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और जहां बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जिस तरह ज़हूर बात कर रहे थे कि रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और कहा गया है कि लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन के नाम पे कर्फ्यू लगाया गया है। हर एक डिस्ट्रिक्ट हर एक अजला में रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। जहां अगर हम श्रीनगर की बात करें, एयरपोर्ट एरिया से लेकर नीचे सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो यही सिचुएशन पूरी वैली की है। पुलवामा से अभी मेरे पास जो आया कि वहां पे भी 6 तारीख तक मुकम्मल जो है लॉकडाउन कर दिया गया है, मगर रेस्ट्रिक्शंस लगाई दी गई है। तो ये कोविड के हवाले से है या जो सिचुएशन 5 अगस्त के हवाले से, ये एडमिनिस्ट्रेशन को पता होगा, मगर आज कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे कश्मीर में बंद है। और जिस तरह की सिचुएशन है, अगर कोई गाड़ी आगे जाने की कोशिश करती है, बाज़ाब्ता उससे पूछताछ की जाती है। मैं जो ही ना ऑफिस के लिए आया तो मुझे भी पूछा गया और कहा कि आप पास वास अगर है तो हम आपको अलो करें। तो इमरजेंसी जो हम इससे पहले नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या फिर कार्ड्स भी अजरा किए गए हैं, क्योंकि मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद भी है ऑफिस की तरफ मूव कर रही होगी? देखिए आसिफ, जिस टाइम मैं आया तो उस टाइम तो मुलाजिम नहीं है, मगर एक चीज है कि जो भी पास जिसको पास होता है उसको आगे जाने दिया था। ऐसा ये नहीं लग रहा कि आज ऑफिस में जिस तरह का माहौल अभी बनाया गया है। और जैसे अभी आपके जो रमेश अग्रवाल जी बात कर रहे थे कि कल बीजेपी जो सेलिब्रेट करेगी, कश्मीर में भी प्रोग्राम है सेलिब्रेट करने का। क्या कर्फ्यू के बीच में ही यहाँ पे झंडा लगा दिया जाएगा? इस पे भी काफी लोग बात कर रहे हैं कि क्या बीजेपी कल सेलिब्रेशन कर्फ्यू के अंदर ही करेगी या उनके लिए कोई ईज किया जाएगा। इस पे अब लोग बात कर रहे हैं कि इतनी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन अगर कोविड के हवाले से सरकार लगाती तो शायद हमारी सूरत हाल कुछ और ही होती जिस तरह आज लगाई गई है। चलिए, सैयद तजम्मुल ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए। बात जब कर्फ्यू की हो रही है, बंद की हो रही है, तो क्या कुछ रद्द-ए-अमल है सियासी पार्टियों की तरफ से? जो तैयारियां की गई थी, क्या ऐसे इन हालात में इजाजत मिलेगी? और साथ ही साथ ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि जब कर्फ्यू है तो जो जश्न की तैयारियां थी, क्या वो सब अंजाम दी जा सकेंगी इन हालात? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। गौहर साहब, जब हम जम्मू कश्मीर से बात करते हैं तो 2 तरह के पेज थे हमारी स्टोरी की। एक था कि भारतीय जनता पार्टी 5 अगस्त को सेलिब्रेट करेगी, जिस तरह से रमेश अरोड़ा जी और बाकी सीनियर लीडर अभी बता रहे थे। लेकिन कश्मीर में सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास क्या इतना क्राउड, इतना अच्छा आपको एक्सरसाइज आपने किया हुआ या नहीं? क्योंकि आप पीडीपी ने कहा था कि वो एहतजाज करेंगे, सियाह कपड़े पहनकर सियाह झंडे लहराएंगे 5 अगस्त को। और जो 2 तरह के डिसीजन आए, एक तो 5 अगस्त को जब हम कुल मिलाकर दफा 370 के खात्मे की बात करें, एप्लीकेशन की मनसूखी की बात करें, तो एक तबका इससे खुश हो सकता है। जमहूरियत की भी खूबसूरती है कि दूसरा तबका नाराज हो सकता है। नाराजगी वाले जो डोमिनेटेड एरियाज हैं वहां कर्फ्यू है, और जहां पर खुशियां बांटी जा सकती है, मिठाइयां झंडे फेरे जा सकते हैं, वहां पर कर्फ्यू नहीं होगा। बल्कि कुछ दिन पहले से ही वहां पर वीकेंड पे ही लॉकडाउन रखा गया। वहां पर सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। लेकिन हम जब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो
कश्मीर घाटी में अन्य पार्टियां जिनमें पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस पार्टी, पीडीएफ, सीपीआईएम अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट समेत कई पार्टियां या एआईपी इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी है, इन पार्टी के लीडरान में कहीं ना कहीं पिछले 5-8 महीने से वो बहुत ज्यादा दबाव में है और उनके लीडरान, बेस्ट लीडरान जो है बंद है। लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को ये तस्वीर वापस लाने की कोशिश की जाएगी कि गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त वाला, उस पे कितने लोग कायम दायम है। लेकिन राहत की बात यह है आसिफ के 4 अगस्त से कबल, 5 अगस्त से कबल सजाद गनी लोन का डिटेंशन खत्म किया गया। उमर अब्दुल्ला का डिटेंशन कहीं ना कहीं उसमें ईज आउट किया गया। फारूक अब्दुल्ला साहब एक बार आइसक्रीम पार्लर का उद्घाटन करने डाउनटाउन पहुंचे, उसके बाद पटन में ताजियत की मजलिस में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर के इंतकाल पर गए थे। लेकिन बदस्तूर जो है पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती जो है वो अभी भी बंद है। और बाद में जो उनकी सेकंड लाइन, थर्ड लाइन लीडरशिप है, कहीं ना कहीं जिनमें नौजवान लीडरान है, उन्होंने कई बयान जारी किए और कल के उन्होंने प्रोग्राम किया था। अब एक चीज रोकना चाहूंगा आपको, अब पीडीपी की बात चली है, उससे पहले जरा कांग्रेस की भी एक खबर हम आपको नाजरीन को बताते चले। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब कह रहे हैं कि जनाब वो मुसलसल नजरबंद है और उनके गेट पर अब ताला लगा दिया गया है। ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से जो एफिडेविट दिया गया था, उस एफिडेविट के मुताबिक प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज पर कोई भी एफआईआर नहीं है। प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज आज़ाद है और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज एज पर प्रोटोकॉल वो जो उनके पास है क्योंकि वो फॉर्मर मेंबर पार्लियामेंट भी है और पीसीसी चीफ भी रहे हैं, मरकजी वजीर भी रहे, तो उस प्रोटोकॉल के तहत वो निकल सकते हैं। लेकिन सिचुएशन ये है कि उनके घर पर अब ताला लगा दिया है सिक्योरिटी एजेंसीज और उन्हें बाहर अंदर अब आने की बिल्कुल भी इजाज़त जो है वो नहीं है। इस तरीके की बात जो है वो आ रही है एक तरफ से। दूसरी तरफ से जहाँ मैं तजम्मुल आपके पास भी आऊँगा और साथ साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब को भी जरा ज्वाइन करवाइएगा हमारे साथ ताकि उनके साथ भी बात हो सके। पीडीपी की जहां तक बात चली, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, यौम-ए-सिया बनाने का ऐलान भी हुआ है, लेकिन पार्टी एग्जिस्ट कहां पर करती है, ये एक बड़ा सवाल है। कहां पर आप देखते हैं, आपने इल्तिजा के साथ बात भी की थी, बॉडी लैंग्वेज और अंदर की खबर क्या कुछ बता रही है? गौर साहब देखें, जब हम जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो ये पार्टी मतबादिल के तौर पर उभरी थी, वरना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो तो एक्सक्लूसिव और बेहतरीन मेन स्ट्रीम पार्टियां थी जो पीएचक्यू से लेकर सिविल सेक्रेटरी, म्युनिसिपलिटी से लेकर अर्बन लोकल बॉडीज तक के इंतखाबात और इस काम काज को चलाने में बहुत ज्यादा अहम रोल अदा किया है। लेकिन उसके मतबादिल के तौर पर जब पीडीपी आई तो लीडरशिप कहां से इन बातों को लेकर आई, उन्होंने कहा कि हम पावर प्रोजेक्ट को वापस लाएंगे और डायलॉग जो इंडिया, पाकिस्तान, न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच में है उसको रिस्टार्ट और रिशेप करना होगा। लेकिन अल्टरनेट के तौर पर उभरने के बाद इस पार्टी ने, जिसके बाद इक्तदार के जाने के बाद कई एक लोग थे जो इक्तदार में मिनिस्टर थे और उनका कद इतना ऊंचा हो गया कि उन्होंने अपनी पार्टियां लॉन्च की। इनकी एग्जिस्टेंस इतनी बड़ी पार्टी ने बनाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने और महबूबा मुफ्ती, उन्होंने अपनी पार्टियां लॉन्च की। लेकिन आज की जब हम पीडीपी की बात करते हैं तो वाकई ग्राउंड पे देखें तो एक तरफ पीडीपी के जब हम नाइब की बात करते हैं किसी भी रसूल में तो बेग साहब की खामोशी बहुत कुछ कहती है। और उसके बाद मैं इसी तरह आऊंगा क्योंकि बेग साहब की खामोशी उस वक्त हुई है जब बेग साहब डिटेंशन में नहीं है और एक जुमला भी नहीं उन्होंने कहा जब दोबारा पीएसए लगा। क्या ये बेग साहब की किनारा कशी है पार्टी से या बेग साहब जानबूझकर खामोश है? गौर साहब, आपको याद होगा कि मुजफ्फर हुसैन बेग साहब वो वाहिद लीडर हैं पीडीपी के नाइब और पीडीपी के सबसे सीनियर लीडर, क्योंकि वो पैटर्न बेस वक्त पार्टी के हैं। उन्होंने कई एक फंक्शन की जो एब्रोगेशन के बाद बड़ी तकलीफ हुई, 26 जनवरी को उन्होंने झंडा फहराया और उसमें हिस्सा लिया और ये जाहिर किया कि मेन स्ट्रीम पार्टी का रोल जो है वो विजन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। लेकिन उसके बाद मुजफ्फर बेग साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू प्रेस क्लब में की, मैंने खुद वो अटेंड की। उन्होंने उसमें कहा कि वो स्टेटहुड और एम्प्लॉइज की जो गारंटी है, लैंड एक्ट जो है, इसको किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर इसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। यानी उनका जो लाइन था वो कहीं ना कहीं उसके बाद अल्ताफ बुखारी जो थे वो थोड़े से इस रेस में बहुत आगे आए, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें की, फिर उसके बाद पद्मश्री अवार्ड मुजफ्फर बेग साहब को दिया गया। लेकिन पीडीपी ने ना ही मुजफ्फर हुसैन बेग के बारे में कोई बात की, ना ही बेग साहब ने पीडीपी के बारे में कोई बात की। लेकिन ऑल इज नॉट वेल इन पीडीपी, और इज नॉट वेल। लेकिन बस रुकिए यहाँ पर नजर डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ पीडीपी के तर्जुमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रीनगर में हुई है पीडीपी की, यौम-ए-सिया मनाने की बात हो रही है,
कद्दावर नेताओं की बात करूंगा जो बिल्कुल जेल गए नहीं 5 अगस्त के बाद, कुछ दिनों के लिए घर में नजरबंद जरूर थे। पद्मश्री से भी अवार्डी है मुजफ्फर बेग साहब, जो आपके पार्टी पैट्रन है, लेकिन खामोशी है। क्या पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? अशफाक साहब, देखो, पार्टी ने जो अपना मंशूर रखना था, पार्टी एक लीडर और एक वर्कर की वजह से नहीं होती, पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती है। और पार्टी ने आज कल अपनी आइडियोलॉजी बता दी कि हम ये जो 5 अगस्त का दिन है, इसको एक काले दिन के तौर पे, ब्लैक डे के तौर पे मनाएंगे। जो हमारी पार्टी का स्टैंड है वो हमने बता दिया। एक सिंगल लीडर का स्टैंड, जैसे आप बड़े नेता हैं, सिंगल लीडर नहीं है ना, पैट्रन है पार्टी के। अगर वो सिंगल लीडर है तो पहले फेज आउट कर देने चाहिए थे आपको। वो पार्टी पैटर्न का बड़ा काज होता है, पार्टी प्रेसिडेंट के हाथ पे होता है इन बातों पे बात करना। स्पोक्स पर्सन इन बातों पे बता नहीं सकता कि पार्टी डॉक्टर साहब ये बताइए ना, पार्टी पैटर्न खामोश क्यों है? क्या वो पार्टी के अंदर है या पार्टी के बाहर है? ये भी पता, आपको गौर साहब ये भी पता होनी चाहिए कि बेग साहब बड़े अरसे से बीमार चल रहे हैं और बेग साहब बिल्कुल बाहर मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। बेग साहब कुछ अरसे से अलील चल रहे हैं। तो आप बेग साहब बयान तो जारी कर सकते थे ना, बयान जारी करने में क्या है जी? पर कोई भी बयान आपने सुना उनका, वो बीमार है। तो पार्टी, देखो, पार्टी प्रेसिडेंट साहिबा और पार्टी की बड़ी क़यादत जो है वो बंद है और बयान पार्टी जारी करती है ना। स्पोक्स पर्सन किस लिए होता है? स्पोक्स पर्सन और पार्टी के लीडर जो होते हैं, बयान तो जारी होते हैं। हमने तो कर दिया बयान जारी, जो पार्टी के यहाँ पे। और जो पार्टी है, कल वर्कर्स की भी। बेग साहब पार्टी के अंदर है या बाहर है? देखो सर, पार्टी के अंदर है, पार्टी के अंदर क्यों नहीं है? तो एक बयान टेंशन को वो सही कहते हैं, गलत कहते हैं, क्या कहते हैं, कोई लीगल ओपिनियन? क्या पार्टी कभी देखने गई बेग साहब के घर पर कि वो कितने बीमार हैं? देखो, बहुत लोग आपके बाहर हैं अभी। ऐसा नहीं करें कि अब सारे लोग जनाब बंद और बेग साहब के साथ किसी का राब्ता नहीं है। जो सीनियर क़यादत है हमारी, जो सीनियर लीडरशिप है, सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन, वो सब बंद है। तो थर्ड लाइन सारी पार्टी चला रही है ना 1 साल से। पार्टी से बाहर किया, वो तो थर्ड लाइन की लीडरशिप नहीं किया है। अगर अशफाक साहब आपके साथ सरल बात हो रही है तो तभी हो रही है ना कि थर्ड लाइन चला रही है। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, जब थर्ड लाइन इतना गुर्दा रखती है कि वो सीनियर मोस्ट क़यादत को बाहर कर सकती है पार्टी से, तो मुजफ्फर बेग साहब के बारे में खामोशी क्यों? पार्टी का डिसीजन नहीं है। मुजफ्फर बेग साहब पैटर्न है पार्टी के, वो भी पैटर्न ही है। और जहाँ वो प्रेसिडेंट साहिबा का ही फैसला होगा, जो भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। तजम्मुल सुन रहे थे जनाब, डॉक्टर अकबर सिंह साहब क्या कह रहे हैं? इन लाइन बिटवीन द वर्ड्स क्या कुछ आप अक्स करेंगे इससे? गौर साहब, देखते हैं, एक बात सही है कि बेग साहब की तबीयत बिल्कुल नासाज है और कई बार उन्हें चेकअप वगैरह के लिए बाहर आना पड़ा है। लेकिन उसके बाद पीडीपी में जब हम मुजफ्फर बेग की बात करते हैं तो बेग साहब ने अपने जो पिछले बयान कई कुछ दिए उसमें उन्होंने लिखा कि सीनियर सियासी लीडर, उसमें किसी जगह उन्हें पार्टी का नाम मेंशन नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब आप मौजूदा सूरत हाल में मुजफ्फर बेग के रोल की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एक तो वो उनका रोल जो होगा वो विद इन द पार्टी लाइन्स बैठता नहीं है। जो इस वक्त वो स्टेटहुड की बात करते हैं, जो इस वक्त वो जम्मू कश्मीर को कुछ वापस देने की बात करते हैं, वो पीडीपी के सांचे में नहीं बैठता है। पीडीपी एक्सक्लूसिवली मांगता है कि इस जिस्म को वापस दीजिएगा जो आपने इसका एक अंग तोड़ के लिया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि बेग साहब की बसीरत, सियासी कद, उनका तजुर्बा जो है वो फिलहाल उनकी तबीयत जो है, सियासी तबीयत जो है वो कुछ और कहती है कि कहीं ना कहीं नई दिल्ली से बातचीत करनी होगी और कहीं ना कहीं जो पीडीपी लिमिटेशन से बहुत बाहर जाता है वैसा भी मुझे लगता है कि बेग साहब की तबीयत में नहीं बैठता है। लेकिन मैं दोबारा आऊंगा आपके पास, जब हम कोविड की बात करेंगे तो आप दोनों के पास दोबारा आएंगे। लेकिन यहाँ एक और बड़ी खबर भी है जी, 5 अगस्त की बात चल रही है तो 5 अगस्त के साथ एक और बड़ा हिस्टोरिकल डे भी है जो यूपी के अंदर है और वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने जा रहा है और जिसकी शुरुआत के लिए
जमीनी सतह पर काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो खत्म हो गया, बाज़ाब्ता तौर पर वहां ट्रस्ट बना और ट्रस्ट अब एक बहुत बड़े मंदिर के लिए संग बुनियाद 5 तारीख को रख रहा है और इस सिलसिले में प्रोग्राम को जो है वो फाइनल शक्ल दे दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं। तो ये जो मंदिर वहां पर बनेगा 5 अगस्त को स्टेज जनाब सेट कर दिया गया और बहुत कम तादाद में लोगों को बुलाया गया है कोविड-19 की वजह से। तकरीबन 175 गेस्ट जो है वो वहां पर लाए गए हैं, उनमें 135 साधु होंगे, सीर जो मुख्तलिफ मुल्क के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है और कार सेवक जो मारे गए थे उनके अहल खाना को बुलाया गया है ताकि वो इस हिस्टोरिकल फंक्शन का जो है वो हिस्सा बन सके। स्टेज कैसा होगा, बस इस पर मैं इस खबर को छोड़ जाऊंगा आपके साथ कि स्टेज कैसा होगा। 5 लोग सिर्फ आपको स्टेज पर दिखेंगे, ये हम एक्सक्लूसिव बात आपको बता रहे हैं कि सिर्फ स्टेज पर 5 लोग होंगे और वो 5 लोग कौन होंगे, उनमें वजीर आजम साहब नरेंद्र मोदी जी खुद होंगे, राष्ट्रीय सेवक संघ के जो चीफ है मोहन भागवत साहब वो उनके साथ होंगे और कौन लोग उनके साथ होंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उनके लिए महान नित्या गोपाल दास जी होंगे और जो इस वक्त हेड है इस ट्रस्ट के, उसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ जो वजीर आला है और उसके साथ साथ गवर्नर आनंदी बाई पटेल जी, वो भी बहन पटेल जी वो यहाँ पर होंगी स्टेज पर। इसके अलावा जो दावतनामा है उस दावतनामे के अंदर इकबाल अंसारी जो दरख्वास्त दहंदगान था बाबरी मस्जिद की तरफ से, उन्हें दावतनामा दिया गया है और मोहम्मद शरीफ जो पद्मश्री अवार्डी है क्योंकि उन्होंने बेहतरीन काम किया है कि जो भी लावारिस लाशें हैं उनका आखिरी रसूमात वो करते थे और मुल्क ने उन्हें बाद में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, ये भी आपको इस गेस्ट लिस्ट में दिखेंगे। तो 5 कौन स्टेज पर होंगे वो हमने आपको बताई, उसके साथ साथ जनाब जो नीचे गेस्ट लिस्ट होगी उसमें कौन लोग होंगे और 2 लोग जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हमने आपको बता दिया। अब इसमें एक बड़ी कल से सोशल मीडिया पर और 10 तरह के सवाल जो थे वो उठ रहे थे कपड़ों को लेकर के, भगवान के लिए जो भगवान राम के लिए जो कपड़े पहनाए जा रहे हैं उसमें हरे रंग का इस्तेमाल क्यों हुआ है, ग्रीन कलर का इस्तेमाल क्यों हुआ है, तो उस पर अब वजाहत जो है वो दे दी गई है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी इस पर क्योंकि काफी ज्यादा गर्मा गर्म बहस इस पर जो है वो चल रही थी। तो ये कहा गया कि जनाब हर दिन चेंज होंगे कलर्स और ये जो ग्रीन कलर लगाने का मतलब है ये हरगिज भी आप ये ना मानिए कि ये सिर्फ इस्लामिक कलर है, बल्कि ग्रीन की एक अपनी छवि है पूरे मुल्क के अंदर, इसकी और प्रॉस्पेरिटी से माना जाता है, इसलिए इस कलर को लिया गया और ये हमने पूरा रिचुअल्स जो है उनको देखते हुए ही ये कलर एडजस्टमेंट जो वो की गई है। तो इसलिए उस पर भी अब यहाँ पर जो है वो बात कही गई है कि किस तरीके का माहौल होगा। और अपडेट करते चले कि मुरली मनोहर जोशी और एलके अडवाणी जिन्हें यहाँ पर मधु नहीं किया गया था, लेकिन अब ये लेटेस्ट अपडेट मिल पा रहा है कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो इस तकरीब में शिरकत करेंगे। दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने घर से जुड़ेंगे और उमा भारती जिन्हें यहाँ पर पहले बुलाने और ना बुलाने को लेकर भी काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ा था वहां मुंतजमीन को, ट्रस्ट को, उनको जरूर दावतनामा भेजा गया है, लेकिन उनके बकौल वो उस मकाम पर नहीं जाएंगी जहां पर वज़ीर आज़म खुद जाने वाले हैं। इसलिए क्योंकि वो यात्रा से वापस आई हैं तो फिलहाल वो उस स्थान से, उस मकाम से दूर रहेंगी। वो बाद में वहां पर जाएंगी जब वज़ीर आज़म तकरीब खत्म करके खिताब के बाद वापस लौटेंगे। उसके साथ साथ 2 बड़े नाम जिनको बार बार बुलाने या ना बुलाने को लेकर सोशल मीडिया पर भी बड़े सवाल पूछे जा रहे थे, क्योंकि ये जब पूरी तहरीक की बात हुई थी या पूरा जब ये आंदोलन शुरू हुआ था 1991 के अंदर, तो उस वक्त से लेकर अब तक जितनी बड़ी इंपॉर्टेंट रूल या कारकर्दगी जिस पर बार बार लोग एलके अडवाणी को लेकर या मुरली मनोहर जोशी को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो अब उनके हवाले से खबर आ रही है कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस शिरकत में दावत दी गई। तो चलिए, ये तो बात थी 5 तारीख के एक और बड़े प्रोग्राम की, क्योंकि पूरा मीडिया जो आपको दिखाएगा और हमने आपको बता दिया कि स्टेज पर कौन 5 लोग होंगे। तो अब जरा बढ़ते हैं आगे, अब कोविड-19 की बात करते हैं। और कोविड-19 की जब हम बात करते हैं तो अब अल्फाजों की जामियत खत्म हो जाती है जी, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल हमारी यूनियन टेरिटरी के अंदर बन रही है वो इंतहाई संगीन है। और संगीन सूरत हाल के बीच जो कोरोना वायरस है, अब जम्मू कश्मीर में हलाकतों का सिलसिला भी बढ़ रहा है और हलाकतों के सिलसिले के साथ साथ पॉजिटिव केसेस का आना भी जो है वो लगातार बढ़ रहा है।
और अब ये फिगर 22,000 से पार चली गई है यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जहां पर हम कोविड-19 के पेशेंट्स की बात कर रहे हैं। और मरने वालों की तादाद भी 400 से ज्यादा है हमारे पास। ये फिगर काफी अलार्मिंग है, क्योंकि हर दिन अब कम से कम 8 से 10 लोगों की मौत हो रही है, और हर दिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 4,000 से 5,000 लोगों के टेस्ट आ रहे हैं, जिनमें तकरीबन 300 से 400 लोग पॉजिटिव होते हैं, और वो उस स्टेज पर होते हैं जहां पर डायरेक्टली उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये जब ये सिचुएशन हमारे सामने हो, तो इस बीच जब मैं कल की बात कर रहा हूं, तो कल हमने देखा कि सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर की भी मौत हुई कोविड-19 की वजह से। फिर हमने देखा कि एक और ब्यूरोक्रेट जो है वो कल कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ साथ सीएच जो है एक कार शोरूम के मुलाजमीन, कल 6 लोग वहां पर पॉजिटिव पाए गए। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। ये देख लीजिए सिचुएशन क्या है जी। शेर कश्मीर पुलिस एकेडमी को रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि लगातार वहां पर केसेस जो थे वो आ रहे थे। और जिला इंतजामिया जम्मू की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड जी नहीं है। मुल्क के अंदर कोई मान नहीं रहा है कम्युनिटी स्प्रेड है, तो जम्मू के अंदर कौन मानेगा कम्युनिटी स्प्रेड है जी। ये अपनी जगह बात है, लेकिन आलमी इदारे सेहत और दीगर इदारे जो है वो अपने अपने तरीके से जी बात कर रहे हैं, और लगातार वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके की सूरत हाल है। जब हम फिगर्स को देखते हैं तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे अव्वल नंबर पर है कल भी, जहां पर सबसे ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए। 180 केस श्रीनगर से आए हैं। उसके बाद गांदरबल 55 से ज्यादा केस गांदरबल के अंदर है, और तकरीबन 35 से ज्यादा केस जो है वो बड़गाम के अंदर आए हैं। बांदीपोरा में भी 35 से ज्यादा केसेस आए हैं। अनंतनाग भी 35 केसेस आए हैं। कुपवाड़ा में 33 केसेस आए हैं जी। बारामूला जब आते हैं तो 23 केस कल भी पॉजिटिव आए हैं। पुलवामा में 14 केस आए हैं। कुलगाम में 11 केस आए हैं, और शोपियां में कल 6 केस आए हैं। और इसी तरीके से जब जम्मू सूबे की हम बात करते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ विनोद जी ज्वाइन करेंगे, डॉक्टर गुलाम नबी यतू साहब डीसी बारामूला हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, बात इनसे करेंगे कि क्या कुछ सिचुएशन है। लेकिन जब हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू के अंदर जब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो कल 72 केसेस जो है वो हमारे सामने आए हैं। उसके बाद रामबन दूसरे नंबर पर है, जहां पर 24 केस नए आए हैं। उधमपुर के अंदर 14 केस नए आए हैं। कठुआ के अंदर 12 केस नए आए हैं। राजौरी के अंदर 11 केस दोबारा आए हैं। 8 किश्तवाड़ के अंदर और 8 सांबा के अंदर आए हैं। 7 रियासी के अंदर आए हैं। 1 डोडा के अंदर आया है, और कल अब पुंछ के जो खबरें हैं वहां से भी इसी तरीके की इतलात जो है वो मिल रही हैं। इस बीच नए केसेस भी सरकार की तरफ से जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए जाते हैं, नए केसेस भी एक बार फिर 52,050 नए मामले आज 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं। मुल्क की सभी रियासतों और यूटीज की बात है। 803 लोगों की मौत हुई है, और इस तरीके से 52,050 नए केसेस के साथ कोविड-19 के पॉजिटिव केसेस की तादाद 18,55,746 तक अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक, और साथ ही साथ अब तक जो एक्टिव केसेस है वो भी इस वक्त हमारे सामने 58,000 से ज्यादा केसेस हमारे सामने जो एक्टिव केसेस हैं। 1,23,510 ऐसे लोग जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल से अब तक जिनको छुट्टी की गई है, जो रुखसत किए गए हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों की मौत हुई है वो फिगर्स भी इस वक्त बढ़कर 38,000 तक पहुंच गए हैं, और कुल मिलाकर 803 नए मामले, 52,050 नए केसेस। ये हिंदुस्तान की तमाम रियासतों की बात है, और जहां पर केसेस मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो वैक्सीन की तैयारी है उसके हवाले भी एक अपडेट बताते चले आपको कि मुल्क के अंदर भी तैयारियां की जा रही थी बड़े पैमाने पर। जो दिल्ली के अंदर एम्स की तरफ से शुरुआत हुई थी, और हरियाणा के एक इंस्टीट्यूट के अंदर जो सबसे पहला ट्रायल शुरू किया गया था, और अब तक 3500 से ज्यादा लोग रजिस्टर करवा चुके हैं। एम्स की तरफ से जो कोवैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है जिसकी तैयारी को लेकर उसके बाद फर्स्ट और सेकंड स्टेज के ट्रायल का जिक्र किया गया। तो पहले और दूसरे स्टेज के लिए 3500 से ज्यादा वॉलंटियर सामने आए, लोग आगे आए हैं जो कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन तैयार की गई है, इसके जो इनिशियली जो फर्स्ट 2 स्टेजेस थे उनमें इसका टेस्ट करवाने के लिए या उन पर इसकी आजमाइश होनी थी, और 3500 से ज्यादा में से अब तक 80 ऐसे वॉलंटियर्स हैं जिनको स्क्रीन किया जा चुका है, जिन्हें सिलेक्ट किया गया है सेहत की अथॉरिटीज की तरफ से, हेल्थ अथॉरिटीज की तरफ से। और अभी तक जो एम्स की तरफ से जो बताया गया है कि 20% से ऐसे लोग हैं जिनकी तरफ से इस पूरे जब से ये शुरू हुई थी
मुहिम के लोगों को इनवाइट किया जा रहा था, उस वक्त से 20% ऐसे लोग हैं जिनने काफी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लिए और इन ट्रायल्स में आके हिस्सा ले वैक्सीन के लिए। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि 80 वॉलंटियर्स 80 ऐसे लोग हैं जिनको अब तक स्क्रीन किया जा चुका है और सिर्फ इन 80 में से 16 लोगों की सिलेक्शन हुई है जिनको अब फाइनल यानी आखिर में जिनका जो कामयाबी के साथ जो तजुर्बा आगे किया जा रहा है वैक्सीन जिन पर आजमाई जाएगी 16 लोगों की सिलेक्शन हुई है। और मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो ये भी कह रहा है कि 100 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी होगी, लेकिन फिलहाल 16 ऐसे कैंडिडेट्स हैं, 16 ऐसे लोग हैं जिनकी सिलेक्शन हुई है अभी तक कोवैक्सीन नाम की इस वैक्सीन के लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेज के ट्रायल के लिए। जम्मू आपको वापस लिए चलते हैं, हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी। क्या कुछ सिचुएशन है जम्मू के अंदर? कोविड-19 अपनी जगह, लेकिन साथ ही साथ 5 अगस्त के सिलसिले में वादी कश्मीर बंद कर दी गई है, जम्मू के अंदर क्या कुछ सिचुएशन है? देखिए, जम्मू के अंदर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने एक पखवाड़ा मनाने का फैसला लिया है जी। और बीती रात से ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पार्टी ऑफिसेज हैं उन सब में लाइटनिंग वगैरह की गई है और 5 अगस्त को सुबह जितने भी रोटरीज होंगे वहां पर ये तिरंगा फहराएंगे और ये पखवाड़ा निरंतर 20 अगस्त तक चलेगा। तो लिहाजा जम्मू में इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ एंड ऑर्डर की कोई दिक्कत हो सकती है आसिम। तो यहाँ पर सारी चीजें नियंत्रण में है, लेकिन चिंता उस बात की है कि कश्मीर में 5 अगस्त को क्या होता है, क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि काफी सारे जो डेटनीज थे जो नजरबंद किए हुए लोग थे उनको रिहा कर दिया गया है। अब उनका रिएक्शन देखना है। जम्मू में सारी चीजें नॉर्मल है। एक चीज और भी, पिछले दिनों बीजेपी का जो हेड ऑफिस है वो बंद कर दिया गया था जब पार्टी प्रेसिडेंट पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद से क्या यहाँ दोबारा कार्यक्रम अब होगा? एक ये तो, और किसी बाहर से किसी मेहमान को यहाँ बुलाया गया है इस प्रोग्राम में? देखिए, इस वक्त तक कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है कि बाहर से किसी बड़े अधिकारी को बुलाया जाएगा। और अमित शाह ने कॉन्फ्रेंसिंग करनी थी और उस माध्यम से, लेकिन वो खुद पॉजिटिव है, कोविड पॉजिटिव है, तो इस करके उनकी जो प्लानिंग थी वो भी फिलहाल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, रविंद्र रैना के कोविड पॉजिटिव आने के बाद से ऑफिस में थोड़ी देर के लिए बंद किया जाता है, लेकिन अब दोबारा से ऑफिस में गतिविधियां शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया। ये बात जम्मू की। अब आपको वापस वादी कश्मीर भी लिए चलते हैं। नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला GN यत्तू साहब हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं? पूरी वादी के अंदर बंद तो देख रहे हैं, बारामूला के अंदर ओवरऑल क्या कुछ अभी सूरत हाल है सुबह सुबह और पिछले 24 घंटों के अंदर क्या कुछ हुआ? देखिए, ये ईद से पहले तो हमने लॉकडाउन लगाया था और ईद के चलते हुए हमने उसमें 3-4 दिन की अप्लाई की और इस बीच में काफी ज्यादा जो है वो उनकी मूवमेंट जो है बाहर जो है नजर आई और खासतौर से बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू काफी दुकानदारों ने एक्टिविटीज जो है वो कर दी। तो उसके चलते हुए हमने जो है पिछले जो है कल से दोबारा लॉकडाउन पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो कर दिया है ताकि ये जो वायरस की चेन है इसको तोड़ा जा सके। और कल हमारी पूरी टीमें जो है वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड थी और जगह जगह चेकिंग हो रही थी कि SOP से अमल हो रहा है, लॉकडाउन की कोई खिलाफवर्जी नहीं हो रही है। तो इस हवाले से कल दिन में अगर देखेंगे तो हमारे टीम जो डिफरेंट जगहों पे गई है 9,500 के करीब जो है वो कल फाइन किया गया उन लोगों को जिन्होंने SOP की खिलाफवर्जी कर रही थी, खासतौर से जिन्हें मास्क नहीं पहनी थी या वो गाड़ियां जिनमें जो है वो SOP के खिलाफवर्जी करते हुए सवारियां ज्यादा थी। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ ऑर्डर था, लेकिन पर्सनल व्हीकल्स कुछ जो है वो देखी गई है। इसके अलावा 39 व्हीकल्स जो है वो सीज की गई, 10 बाइक भी सीज किए गए और 5 पिकनिक स्पॉट्स कल काफी जगह पर खुले नजर आए जहां पर लोगों की एक बड़ी तादाद मूव कर रही थी, पिकनिक मनाने जा रहे थे ईद पर लोग, तो वहां पर कोई कार्रवाई हुई क्या? देखिए, ये चीज जब हमारी नोट से क्योंकि ईद के दूसरे दिन जो है हमारे यहाँ शरज एक जगह है या इसी तरीके से मुंडजी एक जगह है, यहाँ हमारा नवा जैन पावर प्रोजेक्ट है, वहाँ रिजर्वर एक है, ये ट्रेडिशनली अच्छे पिकनिक स्पॉट्स हैं। लेकिन लॉकडाउन के चलते लोगों को क्योंकि पहले ही कहा गया था कि वो घरों के बाहर ना आए, तो जब हमें हमारी रूट में ये आया तो हमने बाकायदा तौर पर जो है उन सारे इलाकों को सील कर दिया और वहाँ मजिस्ट्री लगा दी और ये बिल्कुल लोगों की मूवमेंट वहाँ हमने बंद कर दिया। आने वाले दिनों में हम रिव्यू कर लेंगे। अगरचे गवर्नमेंट ने पहले फैसला किया कि पब्लिक पार्क के बाकी जगहों पे SOP को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो हमारे मजिस्ट्रेट को जो है ये कहा गया है कि अगर कहीं भी कोई वायलेशन नजर आती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट में
जो है अभी केसेस की तादाद जो है पहले काफी ज्यादा हुई थी। 1988 केसेस हमारे आए थे, जिसमें से 1445 केसेस ऑलरेडी फैसला होकर के जो है वो घरों को चले गए हैं। और इस वक्त भी अभी हमारे एक्टिव केसेस 470 है, जबकि ज्यादा अलार्मिंग चीज यह है कि 72 जो है वो लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसमें डॉक्टर साहब पाबंदियां बारामूला के अंदर भी हैं, नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में। श्रीनगर की ग्राउंड सिचुएशन क्या सुबह सुबह है? हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ग्राउंड पे भी पहुंचे, सिक्योरिटी सिचुएशन उसके साथ साथ किस तरह के हालात सड़क पर नजर आते हैं, जरा वो भी आपको दिखाते हैं। कश्मीर में लगाया गया है 2 दिन के हवाले से बात करें वादी कश्मीर के साथ साथ जिस तरीके से कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फैसला लिया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सिक्योरिटी के एहलकार जो है लगातार नजर रखे हुए चप्पे चप्पे पर या शिनाख्त कार्ड पूछे जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें मेडिकल सर्विसेज को लेकर, एसेंशियल सर्विसेज के साथ साथ मेडिकल अथॉरिटी को लेकर बात करें, आज उन्हें चलने की इजाजत है, वो भी बाज़ाब्ता पास के साथ। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से कार्ड्स वगैरह यहाँ पर पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है, उनके जो कमांडोज है, वो सड़क पर इस वक्त मौजूद हैं और खास तौर पे पूरी तरह से कोविड-19 के साथ साथ 4 और 5 अगस्त के हवाले से जिस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाई गई है कश्मीर को लेकर, जिसमें बताया गया है कि कुछ दंगे फसाद हो सकते हैं या साथ ही साथ कह सकते हैं कि कुछ ऐसे भी मामलात हो सकते हैं जो आर्टिकल 370 को लेकर पिछले साल अगर हम बात करें तो 4 और 5 अगस्त को लेकर जब बात चली थी, यानी 1 साल मुकम्मल। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ये हैदरपोरा का इलाका है। हैदरपोरा के इलाके में इस वक्त किस तरीके से सिक्योरिटी ने जो है कमर कस ली है और यहाँ पर गाड़ियों को रोका जा रहा है, पूछताछ जारी है। और फिलहाल इस पूछताछ के साथ साथ आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर चेकिंग चल रही है। और रिपोर्ट सईद इरफान फाजिल सुबह सुबह उतरे और सिक्योरिटी किस तरीके से चेक पॉइंट्स पर इस वक्त तैनात की गई है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और श्रीनगर की सड़कें भी इस वक्त वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी कुछ मिनट्स बचे हैं और चलते चलते आपको ये भी बताते चलें जो अमरनाथ यात्रा के हवाले से, क्योंकि 21 जुलाई से 3 और 4 अगस्त तक का जो प्रोग्राम रखा गया था वो बाद में मनसूख कर दी गई थी, नहीं हो पाई थी हालात के पेश नजर। लेकिन इस बीच अब जो है छड़ी मुबारक को जो अमरनाथ गुफा तक पहुंचाने का सिलसिला था वो जब शुरू हुआ तो वो बाज़ाब्ता तौर पर वो अमल भी अब पूरा कर लिया गया है। और महंत दीपेंद्र गिरी वो जो कि कस्टोडियन भी हैं, इसके जो छड़ी मुबारक के कस्टोडियन हैं, उनकी तरफ से उस मकाम पर पहुंचाए गए और श्रीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए अमरनाथ गुफा के लिए इस हॉली में इसको रवाना किया गया था। तो चलिए अब जरा आज के प्रोग्राम को यहां पर करते हैं वाइंड अप, इस उम्मीद के साथ कि आप एहतियात बरतेंगे, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और फिलहाल इंतजामिया ने कदगने, पाबंदियां और कर्फ्यू नाफिज किया है, उसका पालन करेंगे। और चलिए इसी बहाने थोड़ा सा रोक और थोड़ी सी राहत जरूर कोविड-19 से भी देखने को मिलेगी। अस्पतालों की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ख़राब है, हज़ारों की तादाद में लोग बिस्तर पर आ रहे हैं, ऑक्सीजन के लायक हो रहे हैं। तो इसलिए एहतियात बरतिएगा। इंशाल्लाह कल सुबह 8:30 बजे होगी मुलाकात। घर खुदा लाया। अल्लाह हाफ़िज़।